नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने चांदी में आज तेज गिरावट देखने को मिली है। घरेलू बाजार में सोना करीब 1% फिसला है, वहीं चांदी करीब 1.5% गिरकर 68,000 के नीचे आई है। डॉलर में रिकवरी से सोने चांदी में कमजोरी है। हालांकि ग्लोबल रिकवरी को लेकर चिंता से आगे भी यहां पर प्रेशियस मेटल्स को सपोर्ट मिलने की आशंका है। सोने चांदी में अब आपका क्या नजरिया है? अगले हफ्ते किस तरह की ट्रेंड्स रहने चाहिए? हाजिर डिमांड कैसी है? ज्वेलरी एक्सपोर्ट में कितनी रिकवरी आई है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेटल फोकस के चिराग सेठ जुड़े हैं, एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती और एमके ग्लोबल के राहुल गुप्ता भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं। चिराग, पहले आपसे जानना चाहेंगे, ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स को लेकर यहां पर चिंताएं हैं। ऑफ कोर्स मंथ ऑन मंथ यहां पर बेहतर नंबर जरूर हुए हैं, लेकिन इन नंबर्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए मनीषा, आई थिंक जब तक इंटरनेशनल मार्केट रिकवर नहीं होता, जो बड़े बड़े कंज्यूमिंग कंट्रीज है, स्पेशली जहाँ पे हम अपनी ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट है या फिर हांगकांग है या यूएस है, इनमें जब तक रिकवरी नहीं आती तब तक ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स की इश्यू बरकरार रहेगी। और ये सिर्फ इंडिया को लेके नहीं, आप अगर दुनिया के जो बड़े बड़े ज्वेलरी एक्सपोर्टर कंट्रीज है जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, तो सबके जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट के नंबर्स है ये सारे सप्रेस थे। तो ये एक ग्लोबल आई वुड से इशू है, ना कि इंडियन इशू है। जरूर इंडिया को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर हुआ है, क्योंकि हमारे 40 to 50% जो एक्सपोर्ट्स है वो हमेशा मिडिल ईस्ट जाते हैं, और मिडिल ईस्ट में क्योंकि डबल वैमी है, एक तो कोविड का इशू है और दूसरी बात ऑयल प्राइसेस नीचे, तो वो एक जरूर इंडिया को इम्पैक्ट है। एक और दूसरा आंकड़ा जो नजर देने लायक है वो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से, चिराग, जहां पर हमने ग्लोबल ईटीएफ जो हैं वहां पर बढ़त तो आते हुए देखी है, लेकिन अगस्त के महीने में जिस तरह की खरीदारी है वो इस साल में सबसे कम है। आई थिंक मनीषा, इसमें दो चीजें, शायद ये प्राइस का भी जरूर इम्पैक्ट हो सकता है कि अब किसी लोगों ने, जैसे हम अगर देखें तो एन एनुअल सप्लाई जो है आज ईटीएफ में खड़ी है, 3,500 टन के आजू बाजू की ईटीएफ बाइंग है टोटल होल्डिंग। और मेरा मानना ये है कि शायद क्योंकि प्राइस थोड़े वीक हुए थे, कंसोलिडेट हुए, तो लोग वेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, काफी हद तक लोगों का जो गोल्ड में पोजीशन है वो काफी हाई है रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो मेरा मानना है कि जब तक एक नया ट्रिगर नहीं आ जाता, जब ये कंसोलिडेशन रेट से बाहर नहीं निकलता, तब तक हमें जरूर बाइंग दिखाई देगी, पर ये कंपेयर टू स्टार्ट ऑफ द ईयर जरूर स्लो होगी। चिराग, क्योंकि रिडेम्पशंस भी देखने को मिली हैं अगस्त में, नेट अभी भी बाय है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर खरीदारी बिकवाली भी है, जो हम फिजिकल मार्केट में भी सुनते हैं कि लोग खरीदने भी आ रहे हैं, बेचने भी आ रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस थोड़ा सा स्टेबल होते हुए नजर आए हैं। अब आगे जाके सितंबर के महीने के लिए किस तरह के ट्रेंड्स के साथ आप काम कर रहे हैं? देखिए, हमारा मानना है कि स्पेशली अगर हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बाइंग देखें या इंडिया में भी देखें, तो थोड़ा बहुत रिकवरी जरूर अक्टूबर से एक्सपेक्टेड है, डिमांड की आनी चाहिए। तो शायद एक चीज है कि गोल्ड ये जो कंसोलिडेशन रेंज में है, इस कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकल जाए अगले एक महीने में, और फिर फ्रेश बाइंग जरूर आ सकती है। यानी कि ये महीना और अगला महीना, ये महीना स्पेशली थोड़ा कंसोलिडेशन वाला रह सकता है अक्टूबर से, क्योंकि मंथ एंड, क्वार्टर एंड की फेस्टिवल, वेडिंग, क्रिसमस की मांग आके निकलेगी, तो उसका फायदा हम यहाँ पर प्राइसेस में पड़ता हुआ देखेंगे। वंदना, आप कैसे देखती हैं प्राइसेस को, और अब अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन अभी यहाँ पे और हो सकता है। और मुझे लग रहा है मनीषा, दो पॉलिटिकल इवेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए, फिजिकल डिमांड और ईटीएफ का खासकर काफी इम्पैक्ट आएगा उससे। मुझे एक तो लग रहा है कि यूके और ब्रिटेन का जो टसल है, जो टेंशन है, उसका इम्पैक्ट काफी आएगा गोल्ड पे। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से डेमोक्रेट्स का, बाइडेन का थोड़ा सा यहाँ पे दबदबा बढ़ रहा है यूएस इलेक्शन से, तो पॉलिसी चेंजेस की वजह से मुझे लग रहा है चाहे जो भी करेक्शन आए यहाँ पे गोल्ड में, अगर एमसीएक्स की हम बात करें तो यहाँ पे अगर 50,000 या 49,500 तक के लेवल्स आते हैं, वहां पे भी एक हेवी बाइंग हो सकती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि $1860 जो है वो काफी लिक्विडेटिव लेवल होगा, जहां फिर से एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगा। तो मेगा ट्रेंड अप का है, और नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है कि अभी जो करेक्शंस हो रहे हैं वहां पे एक बार फिर से वैल्यू बाइंग आ सकती है, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 51,900 तक प्राइसेस एक बार फिर से आ सकते हैं। तो लोअर लेवल बाइंग जो है एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक के लिए, और आज के लिए मुझे लग रहा है कि करेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे डीप हो सकता है।
चलिए, सोने और चांदी में हल्की सी मुनाफा वसूली आज यहाँ पर जारी रह सकती है। इन एनी केस, जैसे हम आपको बता रहे थे कि करीबन 1% की गिरावट यहाँ पर ऑलरेडी सोने में है। इसके साथ हमने आज यहाँ पर कारोबार खुलता हुआ देखा है। राहुल, आप कैसे देखते हैं, और सोने और चांदी के बीच में आपको कहां पर एक बेहतर स्ट्रैटेजी दिखती है, और क्या आप भी बिकवाली की तरफ हैं? मैं अग्री करता हूं वंदना के साथ। कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेंड ही थोड़ा सा बन रहा है शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए। अगर गोल्ड में भी देखें तो यहाँ से एक गिरावट का ही संकेत आ रहा है। अगर बात करें डेटा पर्सपेक्टिव से तो आज यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स है। लास्ट वीक आपको पता होगा जैक्सन होल में फेड चेयरमैन ने काफी डिस्कशन किया था एवरेज इन्फ्लेशन के बारे में। आज फर्स्ट टाइम उसके नंबर्स आने वाले हैं, उस पर मार्केट का काफी ध्यान रहेगा। मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक फेड मीटिंग है, उसमें भी काफी लोगों का ध्यान रहेगा। हाँ, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है क्या रेट्स वहीं के वहीं रहेंगे, बट जरूर उनके इंडिकेशंस, उनके फॉरवर्ड गाइडेंस कैसे होंगे उसके ऊपर गोल्ड प्राइसेस का काफी वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ से शॉर्ट टर्म में बात करें तो मुझे यहाँ से सेल ही लग रहा है। ऑलरेडी 1% का आज तो सेल आ चुका है। मेरे को लगता है 950 का एक मेजर टेक्निकल ब्रेकआउट है। अगर वो भी तोड़ देता है तो हम शायद 49,500 के लेवल्स के लिए भी आ सकते हैं। और जैसे वंदना ने कहा, वहां से फिर एक मेगा बाइंग आ सकती है। तो कहीं ना कहीं मेगा ट्रेंड बाई का ही रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सेल करके चलने की सलाह रहेगी। आपके स्टॉप लॉसेस 51,650 के आसपास रखें और यहाँ से थोड़ा सा सेल करके चले, आपको 49,500 के आसपास के लेवल्स मिल सकते हैं। चलिए, यानी कि 50,000 यहाँ पर नीचे में टूटने की तैयारी में है। राहुल, चांदी कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इवन एज अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 1% की गिरावट है, भारतीय बाजारों में यहाँ पर 1.5% से ज्यादा की मुनाफा वसूली। ओवरऑल बुलियन में बात करूं तो डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आईएनआर का बहुत बोलबाला है। अगर यूएसडी आईएनआर भी देखें तो काफी वॉलेटाइल है, उसके वजह से बुलियंस में काफी मूवमेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिल्वर भी एक कंसोलिडेशन रेंज में है, और कहीं ना कहीं क्योंकि गोल्ड की वजह से उसका ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन मेरा कन्विक्शन ज्यादा बेटर गोल्ड पे है सेल करने के लिए। सिल्वर एक कंसोलिडेशन में रह सकता है 65,000 नीचे में, और ऊपर में 71,000 का रेंज मेरे को लग रहा है। तो सिल्वर एक कंसोलिडेशन में है और गोल्ड अच्छा सेल लग रहा है। ओके, यानी कि चांदी कंसोलिडेशन में है, लेकिन सोने में मुनाफा वसूली यहाँ पर नियर टर्म के लिए काफी गहरा सकती है। लेकिन अगर आप निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, लंबे समय के लिए सोने में खरीदारी करना चाहते हैं, तो इन डिप्स का फायदा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उठा सकते हैं। चिराग, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड स्पॉट पर अपनी वो राय देने के लिए। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं फिलहाल यहाँ पर बुलियन मार्केट्स में देखने के लिए, चाहे वो ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स हैं, ईटीएफ की मांग है, और भारतीय बाजारों में तो फिजिकल खरीदारी अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, जिसका ज्वेलरी मार्केट को और इंटरनेशनल गोल्ड को भी काफी इंतजार है कि किस तरह की वॉल्यूम्स हम यहां पर उस वक्त निकलता हुआ देखते हैं। बात अब यहां पर क्रूड ऑयल की करेंगे, जहां पर मुनाफा वसूली आज भी देखने को मिली है। 37 के करीब यहां पर नाइमेक्स क्रूड है, $39 के आसपास ब्रेंट है, तो 40 के नीचे के तो कारोबार यहां पर है ही, और ये हफ्ता फिर से यहां पर मुनाफा वसूली की तरफ और वीकली डिक्लाइन के साथ बंद होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल, कैसे देखते हैं आप? 2730 के स्तर अब यहां पर एमसीएक्स पे बनते हुए नजर आए हैं। जोरदार मुनाफा वसूली इस हफ्ते में देखने को मिली है, अब किन लेवल्स की तरफ नजर है? क्रूड में जैसे लास्ट वीक भी हम एक फॉल का एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो फॉल आ चुका है। मुझे लगता है यहाँ से बहुत ज्यादा शायद डीप फॉल नहीं होगा। कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज भी अभी प्राइसेस को थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है। मेरे हिसाब से अगर ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, 2825 के लेवल्स में आ जाए, उसके ऊपर आ जाए, तो हम एक बाई करके चल सकते हैं। ऊपर में 3050 के भी टारगेट्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है क्रूड ऑयल थोड़ा सा ऊपर आए और एक लेवल ब्रेकआउट हो जाए तो बाय करके चलना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी एक हफ्ते में देखने मिल चुकी है। सो बाय ऑन डिप्स विल बी एडवाइजेबल फॉर क्रूड। चलिए, यानी कि मुनाफा वसूली काफी हद तक आ चुकी है, यहां से आने की उम्मीद नहीं है। बाजार ऑफ कोर्स यहां से यूएस फेड की जो मीटिंग है 15 और 16 सितंबर, उस पर भी यहां पर नजर रखेगा, क्योंकि काफी हद तक जो नए रिएक्शंस हैं कि डॉलर कैसे मूव करेगा आगे जाके, कितना स्टिमुलस मेजर यहां पर आ सकता है, इन्फ्लेशन के क्या टारगेट्स हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार सारे के सारे जो एसेट क्लासेस हैं, चाहे वो इक्विटी है, कमोडिटी है, करेंसी है, यूएस फेड की जो मीटिंग है 15-16 सितंबर, अब उससे यहां से क्यूज लेता हुआ नजर आएगा। वंदना, आपसे भी जानना चाहेंगे, एनर्जी में आपको क्या लगता है किस तरह के ट्रेड्स लिए जा सकते हैं? कच्चे तेल में तो राहुल कह रहे हैं कि बहुत गिरावट अब यहां से नहीं है, लेकिन नेचुरल गैस में बहुत मुनाफा वसूली इस हफ्ते में आते हुए हमने देखी है। इन दोनों में से आप कहां पर ट्रेड देखती हैं?
जी मनीषा, देखे तो सितंबर अक्टूबर में जबरदस्त कंटैंगो है। 169 अगर सितंबर है तो अक्टूबर यहाँ पे 205 पे ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये गैप थोड़ा सा मिनिमाइज हो सकता है दोनों स्प्रेड के जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट के जो स्प्रेड्स हैं। तो यहाँ पे एक तो स्प्रेड ट्रेडिंग का बन रहा है कि 22 सितंबर से अक्टूबर, और मुझे लग रहा है कि अगला जो हफ्ता होगा वहां एक रिबाउंड आते हुए देख सकते हैं। और रेंज ट्रेडिंग काफी अच्छी होती है, एनजी में एक सर्टेन रेंज होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और उससे ये मूव करती है। मुझे लग रहा है कि एक बार 165 के करीब अगर, या 165 से 167 के रेंज में खरीदना चाहिए। और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से 180 तक ये कमोडिटी टच कर सकती है। तो मेरे ख्याल से वैल्यू बाइंग हो सकती है निचले स्तरों पे। तो अगले हफ्ते यहाँ से बाइंग करके चल सकते हैं नेचुरल गैस में। ऑलराइट, वैल्यू बाइंग यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। और ब्रेक लेने से पहले राहुल आपसे जानना चाहेंगे कि मेटल्स में अब क्या स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि ये हफ्ता मेटल्स के लिए भी बुरा रहा है और मुनाफा वसूली के साथ ही हफ्ते में कारोबार होता हुआ नजर आया। बेस मेटल डेफिनेटली एक प्रेशर में है। वापस कॉपर में हमने पिछले हफ्ते भी थोड़ा सेल के ऊपर जोर दिया था और यहीं से वापस मुझे लगता है कॉपर वापस एक सेल में रहेगा। तो कॉपर का अगर आप ओवरऑल बड़ा पिक्चर देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन फेज में है, कहीं ना कहीं 490 नीचे में, ऊपर में 530, यही रेंज में घूम रहा है और रेंज ट्रेडिंग ही करनी चाहिए कॉपर में। यहाँ से थोड़ा सा सेल करके कॉपर चल सकते हैं। 512 का लेवल एक क्रूशियल लेवल है टेक्निकल, अगर वो तोड़ देता है तो उसे वहां से सेल करना चाहिए मेरे हिसाब से। ऊपर में आपके स्टॉप लॉस 522 के भी आप लगा सकते हैं और नीचे में टारगेट जैसे बताया 490 498 के लेवल्स आ सकते हैं। तो कॉपर में कहीं ना कहीं सेल करके चले। ओवरऑल बेस मेटल में ही मंदी का व्यू बन रहा है। जी हाँ, जो भी तेजी मेटल्स में देखने को मिली थी, चाहे वो स्टिमुलस मेजर्स की वजह से थी, डॉलर वीकनेस के लिए, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, चाइना मांग, ये सभी फैक्टर्स एक तो प्राइसेस में आ चुके हैं और दूसरा इस सेक्टर को अब एक नया डेवलपमेंट चाहिए, नया ट्रिगर चाहिए कि यहां से हम बढ़त आता हुआ देखें। अदरवाइज जैसे राहुल ने आपको बताया कि मुनाफा वसूली यहां पर अभी भी जारी रह सकती है। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। यहां पर काफी एक्शन देखने को मिला है। कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। और बारिश के कारण स्टॉक की गई फसल खराब होने से प्याज की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी लसलगांव में भाव अगस्त से मध्य से 900 रुपए थे, जो अब बढ़कर 2700 रुपए क्विंटल हो गए हैं। भारी बारिश के कारण रबी सीजन की करीब 40% प्याज खराब हुई है, जिससे कीमतों में तेजी बनी है। इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्याज कारोबारी अशोक वाल्लुंज। अशोक जी नमस्कार। और जोरदार तेजी पिछले एक महीने में यहां पर देखने को मिली है, कैसे देखते हैं आप आगे? यूजुअली हम जानते ही हैं, बात करते भी हैं कि काफी सारा प्याज हमेशा यहां पर सड़ जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन इस बार उस खराब प्याज की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। मैडम, इसमें मेन बात यह है कि जो भारी बरसात गिरी है, महाराष्ट्र में गिरी है, आप इंदौर लेंगे, साउथ लेंगे, भारी बरसात के कारण जो प्याज स्टॉक करके रखते हैं वो 70 to 80% प्याज खराब हो गए। आप अगर मंडी में देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 60-70 गाड़ी की आमदनी है न्यू बॉम्बे में, तो उसमें से सिर्फ 10 गाड़ी अच्छी आती है। 90% माल एकदम डैमेज माल आते, पूरे बारिश से भीगे हुए माल आते। इसके कारण चलते आगे चलते जो नया क्रॉप आने वाला है उसके लिए और 1 से 1.5 महीना का टाइम लगने वाला है। वो हिसाब से बीच का पीरियड जो है 1 से 1.5 महीना, उसमें और तेजी होने की संभावना है मैडम। तो अशोक जी, अभी 27 रुपए किलो भाव है यहाँ पर, 2700 क्विंटल है। आपको क्या लगता है कितने यहाँ से चढ़ सकते हैं भाव यहाँ पे? और मेरे ख्याल से कम 20-25 तक का रेट बढ़ने की संभावना है। और कितने समय में आपको लगता है ये भाव बढ़ेंगे? ये अभी और 8-10 दिन के बाद में भाव बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि जो नया क्रॉप आने में भी बारिश के कारण वो लेट हो रहा है। और दूसरी बात चलते जो ये स्टॉक है, जो मार्च अप्रैल मई महीना में फार्मर्स लोग खेती में अपना स्टॉक करके रखते हैं, वो प्याज वैसा कहा जाए तो अक्टूबर नवंबर तक चलता है। लेकिन ये भारी बारिश के वजह से उसमें बहुत पैमाने पे खराब हुआ है, उसके कारण ये तेजी हो रही है। तो अशोक जी, आप कह रहे हैं कि अगले 10 दिन में यहाँ पर 20% तक भाव प्याज के और बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको लगता है वैसी गिरावट भी देखने को मिलेगी? क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा भाव यहाँ पर बढ़ते हैं तो नया स्टॉक बाजार में आ जाता है, इमीडिएटली फिर मुनाफा वसूली भी होती है। तो उस तरह की उठापटक भावों में एक्सपेक्टेड है?
मैडम ये सब कुदरत का खेल है। ये कोई ना फार्मर्स के हाथ में है ना व्यापारियों के हाथ में। ये तो जो है वो बारिश के वजह से सब ये पोजीशन होती है। इसमें ना हम लोग कुछ कर सकते हैं ना फार्मर्स कुछ कर सकता है। और इसमें अगर मैं भी बोलूं तो अगर 27 रुपया भी भाव है, उसका चल के आगे चल के 30-35 रुपया भी हो गया तो इसमें फार्मर्स को पैसा मिलता है। ये कोई ट्रेडर्स लोगों को पैसा नहीं मिलता। तो फार्मर्स को अगर 2 पैसा अच्छा मिलता है तो उसमें अच्छी बात है ना। फार्मर्स तो जिंदा रहना चाहिए। फार्मर्स बचेगा तो ही अपन बच सकते हैं। एब्सोल्युटली अशोक जी, बस खाली एक जानने की तैयारी है कि कैसे यहाँ पर आगे जाके भाव रह सकते हैं। तो जैसे अशोक जी कह रहे हैं कि अगले 10-15 दिनों में जो 27 रुपए प्रति किलो के भाव हैं प्याज के, वो 30-35 रुपए भी जा सकते हैं। तो उसकी तैयारी यहाँ पर कंज्यूमर्स को करनी होगी। ऑफकोर्स किसानों के लिए तो प्राइसेस अच्छे ही हैं, जैसे अशोक जी ने कहा। बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तो हुई प्याज की बात, लेकिन चावल के एक्सपोर्ट प्राइस में भी अब इजाफा देखने को मिला है। देश के सबसे बड़े एक्सपोर्ट हब में दाम 18 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। सप्लाई में दिक्कत और विदेशी बाजारों की डिमांड अच्छी होने से एक्सपोर्ट्स कीमतों में इजाफा है। आगे चावल की कीमतें कैसी रह सकती हैं, इस पर बात करने के लिए ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट विजय सेतिया हमारे साथ हैं। विजय जी नमस्कार। चावल हमने देखा एक कमोडिटी ऑफ चॉइस यहां पर रहा है, खरीदारी अच्छी खासी है, एक्सपोर्ट नंबर्स भी बेहतर हैं। नॉन बासमती एक्सपोर्ट के तो नंबर्स पिछले हफ्ते सरकार ने भी काफी जोर शोर से यहां पर जताए हैं। अब यहां से जो एक बार फिर से हमने बढ़त चावल के भावों में आते हुए देखी है, इससे आप कैसे देखते हैं और आगे जाके एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है? जी, ऐसे कि अप्रैल जून क्वार्टर में एक्सपोर्ट 11% बढ़ा है और जो मनी वाइज रियलाइजेशन है वो थोड़ा कम हुआ है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। कि पिछले साल इस क्वार्टर में हमारा एक्सपोर्ट था 8,729 करोड़ का, जो इस बार 11% एक्सपोर्ट बढ़ने के बाद भी 8,698 करोड़ है। करीब करीब हमने 31 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज रियलाइजेशन कम हुआ, जबकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं पे हमारे एक्सपोर्टर्स की जिम्मेवारी जो है वो फिक्स होनी चाहिए कि जो ये चेन है कि जिसमें किसान को भी अच्छा रेट मिले, इंडस्ट्री को भी प्रॉफिट मिले, और सिर्फ इस बात के ऊपर कि अच्छी बारिश हो गया, क्रॉप अच्छा होगा, प्राइसेस को कम करके बाहर एक्सपोर्ट बढ़ा देना और रियलाइजेशन कम करना, कोई बहुत अच्छा साइन मेरे को राइस इंडस्ट्री की मैच्योरिटी में नहीं लगता। जी, मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूँ कि जो इतना जोर शोर से बात चल रही किसानों की आमदन को डबल किया जाए, जी, तो एक ना 1988 में ये सच्ची सिचुएशन आई थी। तब चौधरी देवीलाल हरियाणा के सीएम थे और प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। इनसे लेवी प्रोक्योरमेंट पूरा नहीं हुआ था हरियाणा में, तो पॉलिसी चेंज किया गया और बासमती के ऊपर लेवी लगा दिया गया। तो नतीजा कार्य हुआ कि जो फसल बीजने के टाइम पे 500 रुपए थी, काटने के टाइम किसान की 200 रुपए रह गई। जी, पर आपको उस समय जी, पर विजय जी अब क्या लगता है, अब क्या सिचुएशन है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसान को सही दाम दिलाना जरूरी है। एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा, जो आपका क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट तो 11% पहले भी बढ़ा है और भी बढ़ेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम किसान को सही दाम कैसे दिलाएं। तो वो मैडम ने जो एक बात लिखी थी मैं वही बोलूंगा। उन्होंने ये कहा था कि जो बासमती धान 450 रुपए से ऊपर बिकेगा उसको मैं एक्सपोर्ट के लिए लेवी से छूट देती हूँ। 200 वाला धान 24 घंटे में 500 रुपए बिकने लग गया था। तो मेरा मानना यही है कि सही पॉलिसी, जैसे अभी आपने ये किया कि किसान सीधा अपना धान इंडस्ट्री को बेच सकता है, सारे अनाज लोग सीधा बेच सकते हैं मंडी के बाहर, लेकिन राज्य सरकारें अभी तक उस फैसले को खुशी से नहीं ले रही, ना पंजाब में ना हरियाणा में। जी हाँ विजय जी, नहीं किया। एब्सोल्युटली, काफी सारी, जी जैसे आप कह रहे हैं काफी सारी दिक्कतें यहाँ पर जरूर रही हैं, लेकिन आपकी एक बात यहाँ पर काफी पॉजिटिव है और वो ये कि हम एक्सपोर्ट के नंबर्स यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ शायद देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि किसानों के दाम यहाँ पर बेहतर मिले। ऑफकोर्स नजर है कि यहाँ पर खरीफ फसल पर भी रहेगी, जहां पर हमने देखा है कि बुआई का इलाका यहाँ पर बेहतर है। वंदना, आप कैसे देखती हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज प्रेस में चावल की अगर बात करें और चना की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमने फिर से बढ़त लौटते हुए देखी है?
जी मनीषा, चना में जिस तरीके से नाफेड ने कुछ टेंडर को रिजेक्ट किया, उसके बाद ऑल ऑफ सडन हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली की मंडी में भी प्राइसेस यहाँ पे ऊपर की तरफ हुए हैं। मेरे ख्याल से इसका जो नी जर्क रिएक्शन है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है और आने वाले हफ्ते में एक कंसोलिडेशन में मुझे लग रहा है कि चना ट्रेड हो सकता है। मुझे लग रहा है कि 5000 से 5350 तक का जो रेंज है उसमें चना यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। वंदना, हमने चने में ऑलरेडी यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। एक ब्रेकआउट यहाँ पर है। बहुत लंबे समय तक चने में कोई मूवमेंट नहीं थी, शायद वो 2 महीने थे, लेकिन पिछले एक महीने में जिस तरह की तेजी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है, 5000 जैसे लेवल्स हैं और इंडस्ट्री हमें कह रही है कि 5400 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्या इतनी ही बढ़त यहाँ पर आती दिखती है और आगे जाके अगले 2-3 महीने त्योहारों के कैसे रहेंगे? जी मनीषा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से अनलॉक हो रहा है तो स्ट्रीट फूड्स की डिमांड यहाँ बढ़ रही है। उसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि अदर सोर्सेज के भी प्राइसेस यहाँ पे बढ़े हैं और साथ में आ रहा है हमारा फेस्टिवल सीजन, तो ऑलरेडी यहाँ पे बेसन का डिमांड है वो भी यहाँ पे बढ़ेगा, जो कि काफी कंट्रीब्यूट करता है प्राइस राइज में। और पीडीएस में भी चना ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से 5400 कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है कि एक्सट्रीम साइड है वो अप साइड में। मेरे ख्याल से ये इजीली यहाँ पे सितंबर अक्टूबर के महीने में आ सकता है। तो यहाँ पे बायर डिप की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और जो किसान भाई हैं उनको अच्छे प्राइस रियलाइजेशन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए चने को। चलिए, यहाँ पर तेजी सभी ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटीज में देखने को मिल रही है। चना आपकी स्क्रीन पर है, करीबन 162 रुपए के बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आया है और आगे आने वाले दिनों में भी यहाँ पर तेजी की ही उम्मीद। पर इसी के साथ वंदना, राहुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी कमोडिटीज पर अपनी राय देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।